11th के अंदर आके अगर आपने भी साइंस लिया है और अगर उसमें भी आपने पीसीएम लिया है तो ये तो कहीं ना कहीं हाई चांस है कि आगे जाके आप इंजीनियरिंग की तरफ मूव करने वाले हो, और जिसके लिए आपको जेईई का एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब जब आपको जेईई का एग्जाम देना है तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारी भी करनी पड़ेगी एक अच्छे लेवल पे, ताकि आप जेईई का एग्जाम क्लियर कर पाओ, मेंस और एडवांस दोनों, और आईआईटी में पहुंच पाओ। क्योंकि हर जेईई एस्पिरेंट का सपना यही होता है कि वो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पहुंच पाए। जब वो 11th में आता है, धीरे धीरे आके वो 12th में आने के बाद वो डिग्रेड हो जाता है। ये एक बहुत ही सच बात है, क्योंकि जो कि बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो पहले आईआईटी दिल्ली में जाऊंगा, उससे ये तो हाथ ही रखूंगा। पर जैसे जैसे आप 12th में आते हो तो आपको समझ आता है कि एडमिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कहीं भी मिले। पर रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आप 11th में हो और चाहते हो अपनी जेईई की प्रिपरेशन करना है अच्छे ढंग से, तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो और अपनी जेईई की प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मित सिंह थोड़ी, और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूं वीडियो रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन एंड माइंडसेट। अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें से किसी भी टॉपिक पे, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। 11th के अंदर आके सब लोग जेईई की तैयारी करते हैं, और आप भी अगर एक साइंस के स्टूडेंट हो, उसमें भी अगर पीसीएम या पीसीएमबी के स्टूडेंट हो, तो आप भी जेईई की तैयारी जरूर कर रहे होगे। तो अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और एक डेडिकेटेड रोड मैप चाहिए होगा, जिसको फॉलो करके आप जेईई क्लियर कर पाओ। जब हम जेईई की तैयारी करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एक 11th के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं तो एक बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं तैयारी करूँ कैसे, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में चीज़ें ओपन है बच्चे के लिए, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको डिफाइन करना है कि आपका गोल क्या है। अब ऑब्वियसली अगर आप 11th में हो तो आपका गोल यही हो कि मैं आईआईटी क्रैक कर लूँ या एनआईटी क्रैक कर लूँ, तो वो एक हर बच्चे का गोल होता है और आपको उसी गोल को लेके आगे मूव करना है। इसके बाद जब आपने डिफाइन कर लिया कि आपका गोल क्या है, आपको मूव करना है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन करने के दो तरीके हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अब ऑनलाइन मोड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड चाहते हो जहाँ पे आपका इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं है, वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, और वहाँ पे जो क्लासेस होती है वो लाइव भी चलती है, तो आपको कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी वाली चीज़ रहती है वहाँ पे भी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है आपको। अगर आपके पास अच्छा बैकअप है या अपने आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी कोचिंग के अंदर, तो आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देखो प्राइस वाइज, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा सस्ती पड़ती है और ऑफलाइन कोचिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ जाओ, अगर आपके पास ऑनलाइन के लिए फंड है तो आप ऑनलाइन की तरफ जाओ। ये डिसीजन फाइनल आपके रहने वाले कि आपको कौन सी कोचिंग चूज़ करनी है। अब जब एक बार आपने कोचिंग चूज़ कर ली तो कोचिंग आपको सिर्फ पढ़ा सकती है, उसको कोर्स को फॉलो करना आपका काम है, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो तो रेगुलर चलेंगी। पर बहुत बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड करते, कोर्स तो ले लेते पर क्लासेस अटेंड नहीं करते। जब आपने एक बार कोर्स खरीद लिया, खासकर ऑनलाइन में, तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जब आप कंसिस्टेंसी से क्लास अटेंड नहीं करोगे, रेगुलर जो क्लास होने को नहीं करोगे और रेगुलर का रेगुलर अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कंसिस्टेंसी। जिस बच्चे ने ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी बना ली, वो एक अच्छा जेई जेई के लिए प्रिपेयर कर पाता है और एक अच्छा स्कोर जेई में ला पाता है। तो ऑनलाइन के अंदर आपको सबसे पहले इंश्योर करने की आप कंसिस्टेंसी बनाओ। अगर अभी तक आपने कोई भी कोर्स नहीं लिया है तो आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर करो और एक कोर्स ले लो, जिससे कि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाए और एक ऐसा पाथ मिल जाए जिसको आप फॉलो कर सको अपने पूरे 1 साल या 2 साल की ड्यूरेशन के अंदर। क्योंकि अभी आप 11th में हो, तो अगर आप 11th में ये कोर्स ले लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी तैयारी उस हिसाब से चलेगी। सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है कि जब आपने एक बार कोर्स, तो अब आपने कोर्स डिसाइड कर लिया और कोर्स ले भी लिया, और अब आपको एक चीज़ सबसे बड़ी इंश्योर करनी है कि आप कंसिस्टेंटली जो क्लासेस आपकी कोचिंग में चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। कि जहाँ पे आपने एक बार क्लासेस छोड़नी शुरू करी, वहाँ आपका बैकलॉग बन जाएगा। और अगर आपका बैकलॉग बन चुका है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि आपको बैकलॉग कैसे पूरा करना है। वो वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका बैकलॉग पूरा करने में, क्योंकि जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी कहीं ना कहीं अपना बैकलॉग उसी टेक्निक को यूज़ करके कम करना शुरू किया था, और धीरे धीरे वो करके मेरा बैकलॉग कम होना शुरू हो भी गया था। तो जैसे ही आपकी कोचिंग चूज हो जाए, आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया और आप कंसिस्टेंटली क्लास से फॉलो करने लग गए, थर्ड चीज़ आपको ये करनी है कि जो क्लासेस है आपको कंटेंट मिले। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जाओगे तो आपको, या ऑफलाइन में भी जाओगे तो आपको मॉड्यूल्स और डीपीपी मिलेंगे। जब आपको डीपीपी और मॉड्यूल मिल जाए तो आपको उनको रेगुलरली सॉल्व करना शुरू करना है। जब आप उनको रेगुलरली सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, आपको पता रहेगा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी तैयारी सही चल रही है। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो, तो आपको उससे परेशान नहीं होना। आपको जो भी आपके कंसर्न लोग होंगे उनसे जाके आपको गाइडेंस लेनी है और उनसे पूछना है कि आखिर ये टॉपिक कंप्लीट मैं कैसे करूँ, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये टॉपिक कैसे होगा, तो ये मेरे को समझा दो। जब आप इन चीज़ों को कर लो तो अगला आता है आपके टेस्ट। अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग लोगे या ऑफलाइन कोचिंग भी लोगे, वहाँ पे आपके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने टाइम पे जेईई प्रिपरेशन में टेस्ट नहीं देते। ये गलती मैंने खुद भी करी थी कि मैं टेस्ट ज़्यादा नहीं देता था, और टेस्ट ना देने की वजह से आपको रियल परफॉर्मेंस पता नहीं लगती। तो जब आपको रियल पर अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं लगती, तो आप जब मेन एग्जाम आता है वहाँ पे प्रेशर में आते हो और आप वहाँ पे टैकल नहीं कर पाते। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपके कोचिंग में टेस्ट होंगे वो आपको सॉल्व करने शुरू करने हैं। और ट्राई करो कि जो भी टेस्ट हो उसको आप स्किप ना करो, चाहे आपके उसमें मार्क्स कमाए तो उसको एनालाइज करो कि आखिर मेरे मार्क्स कम कहाँ रह गए, और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो उस स्पेसिफिक एरिया पे कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको कहने की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आखिर मैं लैग क्या कर रहा हूँ, और उससे अपने आप गलतियों को इम्प्रूव कर पाओगे आने वाले अपकमिंग टेस्ट में। क्योंकि अभी तो आप 11th में हो, तो आपके पास 2 साल हैं जेईई की तैयारी करने के लिए, और वो एक इनफ टाइम है एक जेईई का एग्जाम निकालने के लिए, अगर आप ढंग से तैयारी करो तो। और टेस्ट देने का एक फायदा और होता है कि जब आप टेस्ट देते हो तो आप एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर टेस्ट कंप्लीट करना होगा। जब आप एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर में टेस्ट कंप्लीट करते हो तो आपका माइंड उस हिसाब से दौड़ता है कि इस क्वेश्चन को मेरे को इतना टाइम देना है। उससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ती है। जब आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपका दिमाग में प्रोसेसिंग फास्ट होती है क्वेश्चन को लेके। जब आपकी क्वेश्चन को लेके प्रोसेसिंग फास्ट होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और जब एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो अगर कोई वहाँ पे डिफिकल्ट एग्जाम आता है तो उसको ज़्यादा टाइम दे पाओगे, रेदर देन एक फालतू से क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम दो। तो टेस्ट देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मेरे को बाद में पता लगे ऑफकोर्स। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो 11 से ही, तो ट्राई करो कि आप जो टेस्ट हो उनको आप कंटिन्यूसली दे पाओ। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था। पर उससे आपको परेशान नहीं होना, और उससे आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं मैं कर लूँगा, और उस टॉपिक को आपको सीखना है। हो सकता है कोई टॉपिक सीखने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए किसी और टॉपिक से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप टॉपिक समझ गए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आते, पर अगर आप उनको थोड़ा टाइम दे के समझो तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जो मैंने पढ़े थे अपने जेईई के टाइम पे, मेरे को अभी भी दिमाग में याद है, और मेरे को बहुत अच्छे से उनका पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया हुआ है कि उस टाइम पे मैंने वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था और टाइम दे के पढ़ा था। तो अब कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा हो सकता है ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो उससे आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। अब जो मेजर बच्चे तैयारी करते हैं अभी जेईई की, वो करते हैं स्कूल के साथ। तो स्कूल के चक्कर में क्या होता है, बच्चों की जेईई की जो क्लासेस ऑनलाइन होती हैं वो छूट जाती हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करने के आप जो ऑनलाइन क्लास है वो स्किप ना करो। क्योंकि आप हो सकता है एक दिन क्लास स्किप करो, आप नेक्स्ट डे क्लास स्किप करो, फिर अगले दिन आप क्लास स्किप करोगे, तो ऐसे करते करते आपके पास बहुत ज़्यादा क्लासेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एंड में आके आपके पास बैकलॉग बन जाएगा, जो कि मेजर बच्चों का बनता है, और बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एंड में आके प्रेशर में आते हैं और फिर उनको क्रैश कोर्स खरीदना पड़ता है। तो आप ट्राई करो कि अगर आप एक कोर्स ले रहे हो 1 साल का, तो आप उसको उसी टाइम फ्रेम में पूरा करो। बच्चे उसको पूरा नहीं कर पाते उतने टाइम फ्रेम में, इसलिए आपके वर्ल्ड में क्रैश कोर्स लेते हैं जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कम टाइम में पूरा करा दिया जाता है। तो आप ट्राई करो कि आप एक ही बार जो कोर्स लिया आपने उसी को स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करो, और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और 12th में आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट आपको 12th में यूज़ होते हैं, और अगर आपने 11th अच्छे से कर ली तो आपके 12th के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपके आसान हो जाएंगे और उनको आप कर ले जाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो जेईई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके लिए एक्साइटिंग प्राइस वेट कर रहा है, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम कम्युनिटी को। तो ये थी आज की टिप, जो कि एक 11th स्टूडेंट अगर होता, कोई मुझसे पूछता, मैं उसको भी यही टिप देता और मैं आपको भी यही टिप दे रहा हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करो, और अगर इनको आपने रेगुलरली फॉलो कर लिया तो आपके जेईई प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छे से जेईई के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो एज अ जेईई एस्पिरेंट, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता हो कि मैं कोई आपका डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलूंगा एक नई वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।